अंतिम विदाई, दिल को छू लेने वाली कहानी। बरसात का मौसम था। शाम से ही हल्की हल्की बारिश होते होते रात में करकराती बिजली के साथ किसी तूफानी घटना की ओर इशारा करने लगी। पत्नी तो मेरी बाहों में बंधते ही मेरे प्यार को रोम रोम में महसूस करके जल्दी ही नींद की आगोश में आ गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते बदलते रात के करीब 2 बज गए थे। तभी बिस्तर से उठकर मैं खिड़की की ओर जाकर खड़ा हो गया। खिड़की का शीशा ओस से ढका हुआ था। हाथों से उसको साफ किया और बाहर झांकने लगा। कुछ देर बाद बहुत तेज बिजली चमकी और ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है। तेज बारिश में धुंधली सी आकृति कौन हो सकता है? अपने आप से सवाल करने के बाद छाता उठाकर बाहर देखने निकल पड़ा। कोई भी तो नहीं था। फिर क्यों आज अचानक अमोली के होने का एहसास जगा? ऐसा क्यों लगा जैसे अमोली ही दरवाजे पर खड़ी थी? रात की बेचैनी और बढ़ गई। अंदर आकर बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा। कॉलेज का पहला दिन। मैं कॉलेज पहुंचा तो रास्ते में मोटरसाइकिल पंचर हो गई। पैदल मोटरसाइकिल के साथ कितनी शर्म आ रही थी मुझे, और सब हंस रहे थे। सबसे ज्यादा हंसी अमोली ने ही उड़ाई थी। कितना गुस्सा था मेरे अंदर उसके लिए। फिर धीरे धीरे बातचीत का दौर शुरू हो गया। उस दिन पिकनिक पर जाने से मना कर दिया मैंने। तब कहने लगी, तुम तो लेखक हो, कवि हो, तुम्हें तो घूमना जरूरी है, तभी तो अपनी कहानी कविताओं में प्रकृति का वर्णन कर सकोगे। पिकनिक ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया। लंबी फुर्तीली गोरी और आंखों में गजब का आकर्षण, सुंदरता की परिभाषा थी अमोली। पिकनिक पर जाते हुए आसमानी रंग के सूट में उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो निर्मल आकाश पर सफेद बादल का गोला ठहर गया हो। उसे भी मेरी कविताओं ने दीवाना बना रखा था। बस मैं भी जिद करने पर सुना दी थी 1-2 कविता मैंने। कॉलेज का वो अंतिम दिन कितना मायूस था। हम बिछुड़ रहे थे। अभी तक हम रोज मिलते, अब से मिलने के लिए बहाने बनाने पड़ते। उसके पिताजी मुझे पसंद नहीं करते थे। उसके पिताजी चाहते थे इतने बड़े व्यापारी की बेटी का ब्याह किसी पैसे वाले ऊंचे खानदान में हो। घर से भागकर शादी करने के पक्ष में मैं नहीं था। फिर जिंदगी में एक तूफान आया और उसके पिताजी ने उसका ब्याह कहीं और रचा दिया। कितना रोई थी वह मुझसे मिलने पर। शादी से एक दिन पहले भी उसने घर से भाग जाने के लिए कितनी जिद की थी, लेकिन मैं तैयार नहीं हुआ। ब्याह कर चली गई अमोली, वह शहर से दूर किसी दूसरे शहर में। मैं उसकी यादें दिल से नहीं निकाल पाया। लेकिन पिताजी ने अपने अंतिम समय में मेरी शादी अपने दोस्त की बेटी से करा दी। अचानक एक दिन रास्ते में मुझे लगा जैसे अमोली उस दुकान पर सामान ले रही है। लपक कर दुकान में पहुंचा तो अमोली ही थी। कितनी बदल गई थी। ना कोई श्रृंगार, ना कोई मुस्कान, और बुझा हुआ चेहरा। मुझे देख हल्का सा मुस्कुराई, फिर चलने लगी। लेकिन मैंने आगे होकर रास्ता रोक लिया और अपने साथ चलने को कहा। हम पास ही एक कॉफी हाउस में बैठ गए। बहुत पूछने पर उसने बताया शादी के 8 महीने बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया। कुछ समय बाद मैं अपने शहर वापस पहुंची तो पिताजी को व्यापार में गहरा नुकसान हुआ। जो सदमा वो झेल नहीं पाए और चल बसे। तुम्हारे घर गई तो वहाँ ताला लगा था। पूछने पर मालूम हुआ कि तुम किसी और के साथ विवाह के बंधन में बंध चुके हो, किसी दूसरे शहर में नौकरी करने लगे हो। मैंने सोचा भी ना था तुमसे फिर कभी मुलाकात होगी। फिर इधर उधर भटक कर जीवन चलाने के लिए मैंने एक नौकरी कर ली, लेकिन मेरी सुंदरता ही मेरी दुश्मन बन गई। जहाँ भी गई नौकरी करने, वहाँ मेरा शरीर अपने बॉस को बेचना पड़ता, वरना नौकरी से निकाल दी जाती। मैं अकेली कब तक लड़ती? कोई सहारा भी तो नहीं था, किसको कहती? खैर मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। मैंने भी अपनी सारी कहानी सुनाई। फिर उसके घर का पता पूछकर हम दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। रास्ते भर सोचता रहा कोई भी चीज स्थिर नहीं है। कब क्या परिवर्तन हो जाए किसे पता। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कौन जान सकता है। अमोली की बातें याद कर आंखों में आंसू नहीं रोक पाया था मैं। फिर दोबारा उससे मिलने का सिलसिला जारी हो गया। हम मिलने लगे, लेकिन अब हमारे बीच वो नहीं था जो हमने पहले सोचा था। एक दिन मैं परेशान हुआ अमोली के घर में बैठा था। उसके पूछने पर मैंने अपनी परेशानी का कारण बताया। एक अच्छी कंपनी में मुझे नौकरी मिल रही है, पैसे भी अच्छे देंगे, लेकिन थोड़ी सी सिफारिश की जरूरत है। उसने बिना सोचे समझे ही कह दिया, तुम्हारा काम हो जाएगा। दूसरे दिन ही मेरे पास कंपनी की तरफ से फोन आ गया। मैं हैरान रह गया, अमोली ने इतनी आसानी से मेरा काम कैसे करा दिया। जब मैंने इस बारे में जानना चाहा तो उसने ये कहकर टाल दिया, खुशी देने से मिलती है, पाना या प्राप्त करने से नहीं। मैं जानता था कि अमोली की यह तो आरंभ से ही मान्यता थी,
लेकिन मेरी लाख कोशिश भी उसका मुंह ना खुलवा सका। उस दिन जब वो बीमार हुई तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझसे कहा, तुम्हें ऐसे समय में इनका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैं डॉक्टर की बात समझ नहीं पाया, लेकिन बार बार जिद करने पर अमोली ने ही मुझे बताया, मैं HIV पॉजिटिव हूँ। हाँ, मुझे एड्स है। कहते हुए उसकी आवाज भर गई और सुनते हुए मैं कांप उठा। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब मेरी समझ में आ गया था कि मुझे वह नौकरी इतनी आसानी से कैसे मिल गई। उसने मेरे काम करवाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई होगी, लेकिन उसकी इस बात ने मुझे अंदर तक झंझोर कर रख दिया। अब मुझे कोई कीमत बड़ी नहीं लगती। अब तो मुझे आदत सी हो गई है। लोग मेरे शरीर को ऐसे नोचते हैं जैसे भूखा कुत्ता रोटी को। मैं अमोली का चेकअप करवाने एक बड़े डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझे बताया, एड्स के नाम से जानी जाने वाली इस बीमारी से इसका वायरस शरीर के अंदर जो हमारे रोग से लड़ने का इम्यूनिटी सिस्टम है उसे खत्म कर देता है और शरीर किसी भी रोग से लड़ने के लायक नहीं रहता। हर बीमारी लाइलाज हो जाती है। एड्स की जांच के लिए रोगी के रक्त की विशेष जांच की जाती है, जिसे एलिसा टेस्ट कहा जाता है। वैसे तो HIV इन्फेक्शन का असली पता तो केवल ब्लड टेस्ट से ही पता चल सकता है, लेकिन कुछ लक्षण है जो HIV संक्रमित होने के लक्षण दे सकते हैं। जैसे HIV वायरस से इन्फेक्टिव होने के बाद व्यक्ति हल्का हल्का बुखार महसूस करता है। वह हर समय थका थका रहता है। कई बार मरीज और डॉक्टर चाहकर भी इस सिस्टम को नहीं पकड़ पाते। मरीज को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उसका संक्रमित ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को देने से HIV फैलने की आशंका बनी रहती है। इन्फेक्शन की तीसरी स्टेज में शरीर में कुछ गिल्टियां बननी शुरू हो जाती है, गर्दन पर, बगल में, सेक्स ऑर्गन के आसपास, और लास्ट स्टेज में शरीर को बुखार और खांसी आती है। रात में पसीना आता है, दस्त शुरू हो जाते हैं, वजन कम हो जाता है, मुंह के अंदर इन्फेक्शन दिखाई देने लगता है। डॉक्टर की सारी बातें सुनकर मैं धैर्य खो चुका था। मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या हम एड्स के इस बढ़ते खतरे को किसी तरह रोक नहीं सकते? इसका कोई इलाज नहीं है? रोक सकते हैं, इलाज भी है। इस समस्या के मूल में मल्टीपल सेक्स रिलेशन है। इसको खत्म कर दीजिए। यह बीमारी तब होती है जब पति पत्नी के बीच स्थापित सेक्स संबंध के बीच कोई तीसरा व्यक्ति प्रवेश करता है, यानी दोनों में से किसी के भी किसी बाहरी व्यक्ति से असुरक्षित सेक्स संबंध पैदा होते हैं तो इसका खतरा बढ़ जाता है। यह संबंध पति पत्नी के बीच रहे तो इसका कोई खतरा नहीं है। इस तरह डॉक्टर ने मुझे एड्स की पूरी जानकारी दी और मैं अमोली को घर ले आया। मैं बहुत मायूस था। मुझे लगा जैसे मैंने एक बार फिर अमोली को खो दिया है। धीरे धीरे अमोली की बीमारी बढ़ गई। डॉक्टर के बताए हुए लक्षण उसमें नजर आने लगे। मुझसे अमोली का दुख देखा नहीं गया और मैं शहर छोड़कर दूसरे शहर में आ गया। फिर एक दिन अमोली के किसी पड़ोसी का फोन आया। मैं तुरंत ही अगली गाड़ी से उससे मिलने चला गया। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। खाट पर लेटी अमोली अलग थी। उसकी सूरत बदल गई थी। वह कमजोर और काली पड़ गई थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी। मुझे देखकर बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन शरीर इतना कमजोर हो गया था कि उसका बिना सहारे का उठना बैठना बड़ा मुश्किल था। पास में एक कुर्सी पड़ी थी, जिस पर जाकर मैं पस्त होकर बैठ गया। बहुत देर उससे बात की। फिर पड़ोस से एक बुजुर्ग महिला आई और एक पानी का गिलास और एक दवाई उससे कुछ दूरी पर रख गई। पूछने पर पता चला मेरे पास इन्हीं का फोन आया था। अमोली ने मेरा सहारा लिया और उठकर दवाई ली। अब अमोली के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता और उसके साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा था। जिस अमोली के पास बैठने को कॉलेज के सभी स्टूडेंट तरसते थे, आज वही अमोली अछूत हो गई थी। पानी का एक गिलास पकड़ाने भी उसके पास कोई नहीं जाता था, लेकिन उस घर में किसी को नहीं जाने दिया जाता था। मैंने उसे अस्पताल में भर्ती करवाकर वहीं पर उसका सारा प्रबंध करवा दिया और अगले दिन सुबह की गाड़ी से वापस चला आया। अब मन में मायूसी छा गई थी। धीरे धीरे मैं अपनी पत्नी के साथ सब भूलने की कोशिश करने लगा। रात भर अमोली के बारे में सोचते सोचते बारिश कब थम गई और कब मेरी आंख लग गई कुछ पता ही नहीं लगा। सुबह पत्नी ने उठाया और चाय लेकर बगीचे में जा बैठा। रात की बारिश ने हवा का रुख कुछ सर्द कर दिया था।
पेड़ पौधे सब धुले धुले थे, जिनके हरे पत्ते पर पानी की बूंदें मोती जैसी चमक रही थी। रात भर सोया नहीं, इसलिए आंखों में थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। अचानक फोन की घंटी बजी। मैं तुरंत उठकर फोन रिसीव करने गया। फोन अस्पताल से था, जहां अमोली भर्ती थी। नहीं रही अमोली, डॉक्टर ने बताया। आज वह एक बार फिर बिछड़ गई, कभी न मिलने के लिए। छोड़ गई वह इस दुनिया को किसी दूसरी दुनिया में। उसका यूं चले जाना बेहिसाब वेदना दे गया, जो शायद कभी कम न हो। इतना बेबस था मैं, रात को उससे अंतिम बार मिलने भी ना जा सका। फोन तो डॉक्टर ने करीब 2 बजे अमोली के गुजरने पर ही किया था, लेकिन बारिश के कारण फोन की लाइन खराब थी। मुझे फिर याद आया, रात आई तो थी अमोली। वह मुझसे बिना मिले थोड़ी ही गई है। यह फोन क्या करेगा, जब वह स्वयं ही अंतिम विदाई लेने मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। वह अमोली ही तो थी। दोस्तों, क्या कहना आपको इस कहानी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।